नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, यानी हाइपरटेंशन डे, और एनजेपी टीम ने बात की है जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार से। हृदय रोग और हाइपरटेंशन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ ही हाइपरटेंशन के कारण, उपचार और समाधान के बारे में हमें सही जानकारी दे सकते हैं। हाइपरटेंशन के बारे में लोगों की जिज्ञासाओं से जुड़े सवालों को लेकर आज हमारी साथी शैली शर्मा ने डॉक्टर अभय कुमार से विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं डॉक्टर अभय कुमार ने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ है प्रसिद्ध डॉक्टर अभय, कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हमें बताएंगे आज हाइपरटेंशन डे के बारे में। डॉक्टर अभय, आज हाइपरटेंशन डे है और बीपी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एनजेपी मीडिया ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया अपने पास बुलाकर कि लोगों के बीच में मैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ों को शेयर करूं, लोगों को अवेयर करूं कि हाइपरटेंशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। हाइपरटेंशन एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के समय में वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी जो आदतें हैं वो बहुत ही आरामदायक हो गई हैं। हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ बहुत ही कम हैं। जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये हर सारे ग्रुप ऑफ लोगों में है। सब लोग अपने अपने काम में काफ़ी स्ट्रेसफुल है, तो हमें जितना चाहिए वो इजी वे में अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। फिज़िकली काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। कुछ एक केसेस में आनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी। हमारे मदर फादर, उनको अगर ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उनको ब्लड प्रेशर रहा है, तो उन्हें भी ब्लड प्रेशर की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम बीपी में खान पान की बात करें तो क्या खान पान उचित रहेगा? खान पान की बात करें तो एक खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। हमारे खाने में जो नमक की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। हमारे इंडियन फूड में अगर हम देखें तो हम लोग ज़्यादा नमक लेते हैं अपने खाने में। अगर हम जापानीज़ को देखें तो वो लोग अपने खाने में नमक और शुगर वो लोग काफ़ी कम लेते हैं और उनकी एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखते हैं तो जापानीज लोगों में है और उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोग नमक और शुगर को काफ़ी कम लेते हैं अपने फूड में। तो हम लोगों को भी उस आदत को अपनाना चाहिए, अपने नमक की क्वांटिटी को कम रखना चाहिए। दूसरा, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स को हम लोग यूज करें, फ्रूट्स को यूज करें अपने खाने में। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हम लोग हो नहीं सकते कि जो हम लोग खा रहे हैं वो कितना प्योर है। जो जैसे कि आज हाई बीपी की जो बीमारी है वो किस एज में ज़्यादातर देखने को मिलती है? पहले ये जनरली 35-40 साल से ऊपर के एज में था, बट आजकल 20-20 साल 25 साल के लोगों में भी ब्लड प्रेशर मिल रहा है हमें। जनरली इससे नीचे के एज ग्रुप में जो ब्लड प्रेशर मिलता था तो किसी न किसी नसों में प्रॉब्लम की वजह से होता था, बट जनरली 20-25 साल के ऊपर में ब्लड प्रेशर आजकल लोगों में मिल रहा है हमें। और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण मुझे जो लगता है वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अभी भी मैं ओपीडी में देखता हूँ तो बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस को कम करना एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको कितना भी समझाएं, काउंसलिंग करें, बट वो उनके दिमाग से वो चीज़ निकलता नहीं है। मैं भी अपने प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, एज अ डॉक्टर हमारा जॉब भी बहुत स्ट्रेसफुल है, बट हर आदमी को करना क्या चाहिए कि अपने काम में स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आप कम स्ट्रेस में रहेंगे और कम स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका डेफिनेटली आपके बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट भी कम होगा और अच्छा होगा। जो भी इफ़ेक्ट होगा वो अच्छा होगा, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए और हमें अपने पॉजिटिव माइंडसेट में ही हमेशा काम करना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। आज हार्ट अटैक भी हो रहा है तो उसमें निगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। ये खास तौर पर मेल्स में देखने को मिलता है ज़्यादा या फीमेल्स में या इक्वली? स्ट्रेस डेफिनेटली जो ज़्यादा वर्किंग हैं
चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, स्ट्रेस दोनों में है। तो डिपेंड करता है कि किनका क्या वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके की के जॉब में है वो। और दूसरा डेफिनेटली एक मेंटालिटी, सब एक सेम सिचुएशन को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। एक सेम सिचुएशन में 4 लोगों को आप डाल दें तो चारों अलग अलग तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। तो ये काफ़ी मायने रखता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर हम सिंपल तरीके से समझें, ब्लड प्रेशर मीन्स जो हमारी जो हृदय से निकलने वाली जो धमनियाँ हैं उस पर प्रेशर, दबाव ज़्यादा होता है। अगर वो दबाव ज़्यादा है और हार्ट को हमें पंप करना है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करके शरीर के ईच एंड एवरी हिस्से को ब्लड पहुंचाना। हाँ, सर्कुलेट करना। जी बिल्कुल। अगर जो सर्कुलेशन है, आगे में जो दबाव है, प्रेशर अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हार्ट को उस ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में पंप करना पड़ रहा है। ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में अगर पंप करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली हार्ट का जो अपना स्ट्रेस है वो बढ़ता है। तो उसकी मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, जो हार्ट की जो अपनी जो ब्लड की सप्लाई है उस पर भी दबाव बढ़ता है। इससे हार्ट के पेशेंट में कितने % बढ़ोतरी हो जाती है? मतलब अगर बीपी हो रहा है किसी को, क्या श्योरली हार्ट की बीमारी होनी है या नहीं है? नहीं, डेफिनेटली ये तो नहीं कह सकते कि हर केस में बीमारी होगी ही होगी, बट डेफिनेटली जो रिस्क है वो काफ़ी कई गुना बढ़ जाता है। अगर एक पर्सन जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और एक पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा ही अनकंट्रोल्ड रह रहा है, कंटिन्यूसली अनकंट्रोल्ड रह रहा है, तो इसमें परसेंटेज हमारी रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। रिस्क बढ़ जाती है हमारी हार्ट अटैक की, रिस्क बढ़ जाती है हार्ट फेलियर की, रिस्क बढ़ जाता है कार्डियोमायोपैथी की, रिस्क बढ़ जाता है सडन कार्डियक डेथ का। रिस्क सिर्फ हार्ट का ही नहीं, ब्रेन का भी रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन में स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है, आँखों में समस्या आने की समस्या होती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ब्रेन का बढ़ रहा है, वैसे ही किडनी की समस्या भी बहुत बढ़ रही है और उसमें एक हाइपरटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लोग ब्लड प्रेशर का इलाज तब तक नहीं कराते, वो सिम्टम का इंतज़ार करते हैं कि सिम्टम होगा, कुछ होगा तब मैं दवाई लूँगा, या इवन जो दवाई भी लेते हैं तो मोस्टली वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब मुझे सिम्टम होता है तब मैं दवाई लेता हूँ, उसके बाद नहीं लेता हूँ। तो इसकी वजह से कंटिन्यूअसली अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन को है तो हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, आँख को अफेक्ट कर सकता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी है उसको किसी न किसी तरीके से अफेक्ट ज़रूर करता है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को जितनी भी पॉसिबल हो उसको नियर नॉर्मल रेंज पे रखें। आमतौर पर धारणा बनी होती है कि घी खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो बीपी में घी खाना चाहिए या नहीं? थोड़ा घी खाना चाहिए। अगर आप वर्कर हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एनर्जी कैलोरी की ज़रूरत है और घी और फैट भी हमारे शरीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, तो नहीं लेना है ऐसा नहीं है। अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं तो हम डेफिनेटली हमें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी 30% अगर हम अपने कैलोरी का देखें फूड का, तो फैट का मात्रा हमें लेनी चाहिए। ये डिफरेंट इसमें ये है कि जो फ़ैट की क्वांटिटी है उसको हम 3 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट है और अनसैचुरेटेड फ़ैट है। उसमें 2 अलग अलग है, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। तो इसकी जो मात्रा है वो इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ सैचुरेटेड फ़ैट हमें नहीं लेना चाहिए, उससे डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो भी हम तेल, घी, मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो उसको उचित मात्रा में इस्तेमाल करें, सो दैट हमें उससे नुकसान ना हो, बेसिकली उससे हमें फ़ायदा हो। भारत में जैसे क्या है, बीपी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या विकसित देशों की तुलना में भारत में ज़्यादा हैं पेशेंट्स? डेफिनेटली अगर हम आज के डेट में देखें या लास्ट 10-15 ईयर से देखें तो ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ बढ़ा है, डायबिटीज़ भी बढ़ा है, हार्ट अटैक की संख्या हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ा है। जो हार्ट अटैक्स हो रहा है वो अर्ली एज ग्रुप में आ रहा है। अगर आज हम देखें लास्ट 4-5 ईयर्स में देखते हैं हार्ट अटैक की समस्या को, तो 40-50 एज ग्रुप के जो पर्सनस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वो लोग आ रहे हैं जिनमें हार्ट अटैक आ रहा है। पहले ये नहीं होता था, पहले 50, 55, 60, 70 इससे ऊपर वाले पर्सनस होते थे जिनको हार्ट अटैक की समस्या होती थी।
किशोर अवस्था में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स कितने % तक है अभी तक? वो काफ़ी कम है। उसमें जनरली वो लोग उस ग्रुप के पेशेंट्स हैं जिनमें कि किडनी की समस्या है या और नसों में कोई जो रीनल आर्टरी बोलते हैं किडनी की नस में, उनमें होता है। कुछ एक कारण में अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो वो काफ़ी कम है। मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं किताबों का बोझ तो नहीं? नहीं, किताबों का बोझ बच्चों में अभी इतना नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर का कारण कराए। डेफिनेटली उसके कारण जो अभी मैंने बताया किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों से, या इन्फेक्शन, आर्टराइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टराइटिस है जो नैरोइंग पैदा करता है कभी कभी, तो वो है। किताबों का बोझ ज़रूर लोग बच्चों में स्ट्रेस बढ़ा रहा है, बट अभी ब्लड प्रेशर का कारण नहीं है वो। हाँ, डेफिनेटली उन बच्चों में धड़कन की समस्या होती है स्ट्रेस की वजह से। लोग बच्चे अभी आते कि छाती में दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटिपिकल सा सिम्टम्स के साथ में वो लोग आते हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों की अभी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उन्हें समझाया जाए अच्छे से कि अपने पढ़ाई को लाइटली लें, अच्छे से लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने किसी भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या काम हो, उसमें अगर आप मन लगाते हैं, अपने मन से काम करते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप उस काम को एंजॉय करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बीपी कितना होना चाहिए? मतलब अगर 110 से 120 के बीच में अगर है आपका, तो ये आइडियल ब्लड प्रेशर मानते हैं। और जो डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 70 to 80 के बीच में है तो ये आइडियल ब्लड प्रेशर है। बट अपर लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अप टू 140 एंड लेस देन 90 इज एक्सेप्टेबल। उसके बीच में हमारा टारगेट होता है कि हम इसके नीचे में अपने ब्लड प्रेशर को रखें। हमारा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, हमारा ब्लड प्रेशर 140-90 के नीचे रखने की कोशिश होनी चाहिए। अगर इसके नीचे रखते हैं तो इससे जो ब्लड प्रेशर से होने वाले जो दुष्प्रभाव है, जो कॉम्प्लिकेशन है बॉडी पे, वो हमारा कम होगा। जैसा मैंने बोला, आइडियल ब्लड प्रेशर 110 to 120 के बीच में है और नीचे का डायस्टोलिक 70 to 80 के बीच में। आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि दवा कंपनी अपनी दवाइयों को बेचने के लिए SOP में बदलाव करती रहती है, तो क्या ये कितना % सही है? देखिए, दवाई कंपनी जो भी करती हैं या जो भी ट्रायल्स होते हैं, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर का एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आता है। सपोज़ कोई भी दवाई, अगर नया मेडिसिन आता है, तो क्या आउटराइटली हम सारे मेडिसिन को इमीडिएटली लिखना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं है। हम भी उस मेडिसिन को अल्टीमेटली हम जिस पर्सन को दे रहे हैं, जिस पेशेंट को दे रहे हैं, हमें इफ़ेक्ट चाहिए। तो उसके इफ़ेक्ट को कंपनी चाहे कुछ भी बोले, अगर हमें उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा तो पेशेंट, मरीज आकर के हमें बोलेगा, डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इमीडिएटली उस मेडिसिन को मैं बंद कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करूंगा। तो कोई कितना भी अगर कंपनी क्लेम करती है कि ये मेडिसिन का इतना ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफ़ेक्ट है, इसका ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, अगर हमें वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता है, तो मैं एक बार यूज करूंगा, 2 बार यूज करूंगा, 3 बार यूज करूंगा, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इमीडिएटली मैं उसको स्टॉप करूंगा। मानकों में बदलाव होता है, ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, बट दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, तो मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ कि हाँ नहीं होता है। हो सकता है होता हो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कह सकूं कि हाँ ऐसा होता है। बट एज अ डॉक्टर, मैं एज अ प्रैक्टिशनर एक कह सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन यूज ट्राई ज़रूर करते हैं कि हाँ ये मेडिसिन अगर किसी ने रिकमेंड किया है, किसी भी ट्रायल्स में अगर बता रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो अल्टीमेटली जो भी हम यूज कर रहे हैं, एक पेशेंट, एक मरीज के लिए, बॉडी पे अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस हमें भी चाहिए। देखते ज़रूर है कि हाँ ये रियली में जो क्लेम किया जा रहा है वो उस तरीके से काम करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता उसको हटा देते हैं, करता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं होल हार्टेडली। योग की हाइपरटेंशन को कम करने में क्या भूमिका होती है? मेरे अनुसार आप जानते हैं कि अभी पूरा वर्ल्ड योगा दिवस मनाता है। योगा दिवस मनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने का फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली योगा का रोल है, एज अ प्रिवेंटिव रोल है, ट्रीटमेंट में भी रोल है। देखिए हर चीज़ का रोल है, जैसे मैंने बोला डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है ब्लड प्रेशर को लोअर करने में, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, वैसे योगा एंड मेडिटेशन का रोल है। अगर आप मानसिक तौर पे अपना अगर रिलैक्स करते हैं तो उसका अपना
ब्लड प्रेशर को लोअर करने में आपको हेल्प मिलेगा। हो सकता है इनिशियल स्टेज में, अगर आपका इनिशियल स्टेज 1 हाइपरटेंशन ग्रुप में है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं हो। अगर आप डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका उसी से कंट्रोल हो जाए, आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो। मेडिसिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद भी अगर हमारा कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर हायर रेंज में रह रहा है, बियॉन्ड हमारे जो एक्सेप्टेबल रेंज है उससे अगर ज़्यादा है, तभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और उसका ब्लड प्रेशर हमने एक रीडिंग देखा ज़्यादा है और इमीडिएटली हमने मेडिसिन उसको लिख दिया। अगर बॉर्डर लाइन है, योग सहायक होता है, बिल्कुल होता है और हमें करना चाहिए, योग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो आप हमें एक संक्षिप्त में बता दीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति को मतलब बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी ब्लड प्रेशर को तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर हमें क्या रीडिंग हमारी क्या है, और उसके लिए समय समय पे हमें ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। सिम्टम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और एक ब्लड प्रेशर, समटाइम्स कभी ओकेजनल ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ा हुआ हो तो पैनिक भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा 150 हो गया तो अब क्या करूं, कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली कुछ नहीं होता, हमें मॉनिटर करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने स्ट्रेस को जितना मिनिमम हो कम करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से ही होगा। तीसरा, फिजिकली हम लोग एक्टिव हों, चाहे हम लोग कोई भी किसी जगह पे भी काम करते हों, ऑफिस में काम करते हों, कहीं पे भी काम करते हो, थोड़ा सा समय, आधा घंटा अपने लिए हमें निकालना होगा, चाहे घर में या बाहर में जैसे भी हो। ब्रिस्क वॉक करें या एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो भी आप लाइक करते हो, जो कर सकते हो, आधा घंटा पौना घंटा डेली सुबह में या शाम में जिस समय भी समय मिले उस पर देना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। और खाने में हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा भी फ़ैट और फ्राइड फूड का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर या डिफरेंट, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ऑयल देखें तो ऑयल कितनी मात्रा तक खाना चाहिए, मतलब किस लिमिट तक? तो ऑयल जहाँ तक का सवाल है तो मेरे अकॉर्डिंग या लोगों के अकॉर्डिंग जो हमने देखा गया है कि सरसों तेल हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें इक्वल क्वांटिटी में सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड सारी ऑलमोस्ट जो बैलेंस्ड मात्रा में उसमें पाया गया है, तो वो हमारे लिए बेहतर है। अगर हम लोग रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करें, सो दैट कि हमें एज अ होल इक्वल क्वांटिटी में बैलेंस्ड बॉडी को फैट मिले हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।